नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। आपके मन में क्या आता है? लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद में अपनी बात रखी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उससे साफ समझ में आ गया कि देश की राजनीति अब किस तरफ जा रही है। चर्चा होने लगी है कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और अपने ही बोझ से गिर जाएगी। अब ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति में, उसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। डीवी लाइव पर देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंशसाभार। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंशसाभार। तैयार नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ अगले 5 से 10 सालों में उपलब्ध हो सकते हैं। अब बात करते हैं रोबोट की मुख्य विशेषताओं की। रोबोट में आमतौर पर 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं। उनमें एक सेंसर होता है जो चीजों का पता लगा सकता है, जैसे प्रकाश, गति, गर्मी या ध्वनि। उनमें से एक एक्ट्यूएटर होता है जो ऊर्जा को गति में बदलता है, और उनके पास एक नियंत्रण प्रणाली या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो रोबोट की गतिविधियों को निर्देशित करता है। आज कई रोबोट बड़ी मात्रा में डेटा का आकलन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी निर्भर करते हैं। टेनेंसी विश्वविद्यालय नॉक्सविले में बायोमेडिकल इंजीनियर डॉक्टर शियाओ पेंग झाओ कहते हैं, रोबोट हर जगह है, यहाँ तक कि अब कई कारों में भी रोबोट हैं। ये सिस्टम ड्राइवरों को पार्किंग लेन के भीतर रहने या क्रूज कंट्रोल में मदद कर सकते हैं, और एआई तकनीक के समर्थन से रोबोट अधिक उपयोगी और अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। झाओ और अन्य लोग इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से मानव जैसे इंटरैक्टिव रोबोट डिमेंशिया से पीड़ित लोगों और उनके देखभाल करने वालों की मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे अमेरिका की आबादी बढ़ती जा रही है, देखभाल करने वालों की जरूरत बढ़ती जा रही है। पारिवारिक देखभाल करने वाले अनगिनत घंटे सहायता प्रदान करते हैं, इससे बहुत ज्यादा तनाव हो सकता है। झाओ और उनकी टीम ने सहायता प्राप्त करने की सुविधाओं, वरिष्ठ केंद्रों, मेमोरी क्लिनिकों में रोगियों और देखभाल करने वालों का साक्षात्कार लिया। उन्होंने उनकी जरूरतों और चुनौतियों के बारे में पूछा। फिर उन्होंने 4 फीट लंबा मानव जैसा रोबोट बनाया। इसकी छाती पर एक टच स्क्रीन है। ये एआई संचालित रोबोट सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं और नृत्य कर सकते हैं। वे लोगों को पहले के अनुभवों को याद करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। झाओ कहते हैं कि अल्जाइमर के मरीजों को थोड़े समय के लिए याददाश्त खोने की समस्या हो सकती है, लेकिन वे 20 या 30 साल पहले क्या हुआ था यह याद रखने में सक्षम हो सकते हैं। रोबोट पुराने गाने बजा सकते हैं, खेलों पर चर्चा कर सकते हैं, यादों को जगाने के लिए सवाल पूछ सकते हैं। झाओ कहते हैं, याद दिलाने से भले ही याददाश्त वापस ना आए, लेकिन इससे भावनात्मक सेहत और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। रोबोट ध्यानपूर्वक एक ही कहानी को बार बार सुन सकते हैं। झाओ का समूह ऐसे रोबोट भी विकसित कर रहा है जो डिमेंशिया के बारे में साक्ष्य आधारित जानकारी प्रदान करके देखभाल करने वालों की सहायता कर सकते हैं। रोबोट देखभाल करने वालों को अपना तनाव कम करने और स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। अन्य शोधकर्ता सर्जनों और चिकित्सकों की मदद के लिए छोटे रोबोटिक उपकरण विकसित कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी से दर्द और खून की कमी हो सकती है, निशान छोटे हो सकते हैं और रिकवरी जल्दी हो सकती है। पारंपरिक सर्जरी की तुलना में इससे कम जटिलताएं हो सकती हैं। रोबोटिक सर्जरी में आमतौर पर त्वचा में छोटे छोटे छेद करके छोटे 3D कैमरे और सर्जिकल उपकरण डाले जाते हैं। सोचोल की टीम जटिल सर्जरी में सहायता के लिए छोटे उपकरणों और रोबोटिक तकनीक विकसित कर रही है। वे लचीले या अनुकूल सामग्रियों से बने नरम रोबोटिक उपकरण बना रहे हैं। ये लचीले गैजेट कमजोर और उभरी हुई रक्त वाहिकाओं, जिन्हें एन्यूरिज्म कहा जाता है, के लिए एक प्रकार की मस्तिष्क सर्जरी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। न्यूनतम इन्वेसिव एन्यूरिज्म सर्जरी में आमतौर पर मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए शरीर के माध्यम से एक पतली प्लास्टिक ट्यूब या माइक्रो कैथेटर डालना शामिल होता है। फिर कमजोर रक्त वाहिका की मरम्मत या सील की जाती है, लेकिन माइक्रो कैथेटर को रास्ते में कई मोड़ और रास्ते बनाने पड़ते हैं और इसे चलाना मुश्किल हो सकता है। अगर कैथेटर एन्यूरिज्म तक नहीं पहुंच पाता है तो सर्जरी रद्द कर दी जानी चाहिए। सोचोल और उनकी टीम ने 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके माइक्रो कैथेटर बनाए हैं, जिन्हें सर्जन मस्तिष्क के इन मुश्किल हिस्सों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वे कहते हैं, हमने एक नरम रोबोटिक माइक्रो कैथेटर बनाया है जो प्रक्रिया के दौरान मांग के अनुसार झुक सकता है, ताकि सर्जनों को उन मुश्किल क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद मिल सके। NIH समर्थित अन्य वैज्ञानिक शल्य चिकित्सा
आंत्र शल्य चिकित्सा और फेफड़ों की बायोप्सी को बेहतर बनाने के लिए नरम रोबोटिक तकनीक विकसित कर रहे हैं। इन नरम रोबोटिक उपकरणों को अभी भी प्रयोगात्मक माना जाता है। एनआईएच खोए हुए या क्षतिग्रस्त शरीर के अंगों को बदलने के लिए कृत्रिम अंग या कृत्रिम उपकरण विकसित करने के लिए अध्ययनों को भी वित्त पोषित करता है। इनमें से कुछ रोबोटिक उपकरण मस्तिष्क से जुड़ते हैं और लोगों को कृत्रिम हाथ, पैर और अन्य अंगों की गति को नियंत्रित करने देते हैं। अन्य शोधकर्ता मौजूदा अंगों को हिलाने में मदद करने के लिए बैटरी से चलने वाले एक्सोस्केलेटन विकसित कर रहे हैं। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बायोमेडिकल इंजीनियर डॉक्टर ग्रेगरी सॉविकी कहते हैं कि एक्सोस्केलेटन रोबोट जिन्हें आप अपने शरीर पर पहनते हैं वे आपके अंगों के ऊपर फिट हो सकते हैं। कपड़ों की तरह आप उन्हें बूट या पैंट की तरह पहनकर और उतार सकते हैं। वे बताते हैं कि बैटरी से चलने वाले एक्सोस्केलेटन आपकी मांसपेशियों के साथ तालमेल बैठाकर काम करते हैं, इसलिए आपकी मांसपेशियों को सारा काम नहीं करना पड़ता। साविकी और उनके सहकर्मी इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे एक्सोस्केलेटन लोगों की उम्र बढ़ने के साथ गतिशीलता को बेहतर बनाने और गिराने से बचाने में मदद कर सकते हैं। गिरने से बुजुर्गों में फ्रैक्चर, अस्पताल में भर्ती होने और विकलांगता हो सकती है। साविकी कहते हैं लोगों के गिरने का एक मुख्य कारण यह है कि उनका शरीर पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। रोबोट में संतुलन की समस्याओं के लिए मानव शरीर की तुलना में अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। शोधकर्ता अधिक आरामदायक और हल्के एक्सोस्केलेटन विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो कपड़ों की तरह दिखते हैं। अब सवाल है कि क्या रोबोट मानव भावनाओं की जगह ले सकते हैं? साविकी कहते हैं कि लंबे समय तक खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें यथासंभव लंबे समय तक गतिशील रहना होगा। गतिशीलता हमें सामाजिक संबंध बनाने में मदद करती है, जो उम्र बढ़ने के साथ अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं इस तरह की गतिशीलता सहायक तकनीकें हमें कम ऊर्जा पर दूर तक जाने और लोगों के साथ बातचीत करने में मदद कर सकती हैं। रोबोट कई मायनों में जीवन को आसान या बेहतर बना सकते हैं, लेकिन वे मानवीय बातचीत का विकल्प नहीं है। झाओ कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि रोबोट द्वारा कई कार्य किए जा सकते हैं। वे दोहराव वाले थकाऊ कार्यों में विशेष रूप से सहायक होते हैं। वह कहते हैं लेकिन जब हम मनुष्यों के बीच प्रेम, सहानुभूति और बंधन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये गुण विशिष्ट रूप से मानवीय बने रहते हैं। एनआईएच कई रोबोट संबंधी अध्ययनों का समर्थन करता है जिनका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना होता है, जिनमें शामिल हैं ग्रिपर उपकरण जो लोगों को बर्तन या कपड़े धोने जैसे रोजमर्रा की वस्तुओं तक पहुंचने और संभालने में मदद कर सकते हैं। ऐसे उपकरण जो ट्रैक करते हैं कि मरीज निर्देशित दवाई ले रहे हैं या नहीं। सिर पर लगाई जाने वाली रोबोटिक तकनीक जो नाजुक दृष्टि की बचत, नेत्र शल्य चिकित्सा में सुधार करती है। चुंबक निर्देशित रोबोट मानक कोलोनोस्कोपी के लिए सुरक्षित और अधिक आरामदायक विकल्प प्रदान करते हैं। टखने की हड्डी के फ्रैक्चर और चोटों का रोबोट सहायता प्राप्त सुधार। स्तन कैंसर के लिए विकर्ण चिकित्सा में सुधार करने के लिए अद्वितीय लचीला रोबोट। प्रोस्टेट कैंसर के लिए विकर्ण चिकित्सा की सटीकता में सुधार और आक्रामकता को कम करने के लिए रोबोटिक स्मार्ट सुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपना कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।